हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां पे हम लोग चार्ट्स सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट वीक हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, राइट, जो बहुत ही उपयोगी होती है जब हम काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। एक हमने जाना था रेंज बाउंड मोड, राइट, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दुनिया में आपके शेयर बहुत लंबे समय तक घूमते रहते हैं, राइट। और एक होता है रैली मोड, अप ट्रेंड, और कुछ स्टॉक में डाउन ट्रेंड भी होती है, राइट। तो ये जो दो चीजें हैं, एक रेंज बाउंड मोड और एक ट्रेंडिंग मोड। ट्रेंडिंग में दो पार्ट आए, एक हुआ अप ट्रेंड, एक हुआ डाउन ट्रेंड। दोस्तों अब जब भी हम कोई भी शेयर को देखेंगे तो उसको देखने के बाद कम से कम इतना पता चल जाना चाहिए कि शेयर मेरा किस मौसम में है। क्या मेरा ये शेयर रेंज बाउंड मोड में है? मेरे ये शेयर की आदत क्या है, रेंज बाउंड मोड के बाद ये अप ट्रेंड में आ जाता है, राइट, कि ऐसा तो नहीं कि जब भी रेंज बाउंड मोड खत्म हो ये डाउन ट्रेंड में आता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद वापस रेंज बाउंड मोड, रेंज बाउंड मोड के बाद वापस डाउन ट्रेंड। तो ये कहानी कुछ ऐसे चलती रहती है। और अच्छे शेयर में क्या होता है, वहां पे भी रेंज बाउंड मोड आता है, अप ट्रेंड आता है, फिर रेंज बाउंड, फिर अप ट्रेंड। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी कंपनियों के बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट को बिजनेस के साथ बढ़ा नहीं पाती है। एक तो वो कंपनियां जो अपने सेल्स को बढ़ा नहीं पाती है ड्यू टू, उसमें कंपनियों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू टू डिकेइंग इंडस्ट्री। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे धंधे नहीं बढ़ते। तो एक तो धंधे नहीं बढ़ने के कारण आपके शेयर कुछ समय पे रेंज बाउंड रहते हैं, फिर वापस से गिरावट आती है, फिर रेंज बाउंड। दूसरा ये भी प्रॉब्लम होता है कि बहुत सी बार अच्छी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी शेयर इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि सेल्स बढ़ रहे होते हैं, पर ये सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। जिससे होता क्या है, हम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हुए होते नहीं है, और इसके कारण बार बार कंपनियां गिरावट में आती है, राइट। तो ये एक हैबिट होती है। आपको शेयर चार्ट देख के पता चल जाना चाहिए कि ये शेयर रेंज बाउंड मोड के बाद जनरली क्या करता है, क्या गिरता है कि चलता है, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज, दो पहलू हमने लास्ट टाइम देखे थे पूरे अलग अलग वीडियोस में, राइजिंग ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड, या इसे आप कहो दूसरे को रेंज बाउंड ट्रेंड। ज्यादातर कंपनियां रेंज बाउंड लंबे समय तक इसलिए रहती है, जैसे निफ्टी कितने वर्षों तक रेंज बाउंड था, जब कंपनी के धंधे या प्रॉफिट बढ़ते नहीं है तो कुछ ऐसा समय आ जाता है, राइट। अब होता क्या है, जो अच्छी कंपनियां होती है, गुड कंपनीज, राइट, जो आपने क्वालिटी एनालिसिस में सीखा था, जो अपने सेल्स को तो बढ़ा पाए, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाती है, तो हर कुछ साल बाद कंपनी नए नए प्रॉफिट करती रहती है। तो होता क्या है, पूरे समय में कंपनियां एक रेंज में ही चलती रहती है। जैसे ही पूरा समय, यानी क्या, या तो डिमांड कम है तो सेल्स गिरा हुआ है, या तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो प्रॉफिट गिरे हुए, राइट, कुछ भी, डिमांड में प्रॉब्लम है या प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, हर बार विलन अलग अलग होते हैं। कभी कभी वॉर के रूप में आते हैं, कभी भूकंप के रूप में आते हैं, राइट। अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग समय पे आ सकते हैं, पर आपको पता रहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम से होगा क्या। जैसे जब कोविड आया था, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कोविड क्या प्रॉब्लम था? कोविड के प्रॉब्लम को आप क्या नाम दोगे? क्या वो डिमांड में प्रॉब्लम था कि वो प्रॉफिट तोड़ने वाला था? यस प्लीज, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग मुझे बता सकोगे। अगर कोविड आया तो कोविड ने कहां पे तबाही की थी दोस्तों, डिमांड में कि प्रॉफिट में? सही बात है विमल भाई, डिमांड, डिमांड में प्रॉब्लम हो गया था, राइट। इनफैक्ट डिमांड होती तो भी लोग जा नहीं पा रहे थे उस डिमांड को पूरा करने के लिए। जैसे मेरे को रेस्टोरेंट में जाना है, पर रेस्टोरेंट भी तो ओपन होनी चाहिए। तो कोविड ने मूल बेस को तोड़ा था, सेल्स अफेक्टेड थे, जिससे बाद में प्रॉफिट अफेक्टेड हो गए। टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे, डिमांड ही नहीं थी, सेल्स ही नहीं थे, क्योंकि कौन जाएगा कोरोना को आमंत्रण करने के लिए, राइट। अभी का जो प्रॉब्लम है, अभी जो सिनेरियो में से दोस्तों हम लोग गुजर रहे हैं, अभी के सिनेरियो में दोस्तों डिमांड का प्रॉब्लम है कि डिमांड तो भरपूर है, प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। यस प्लीज, अभी हम कौन से समय से गुजर रहे हैं दोस्तों? इन्फ्लेशन, मकरन भाई की बात बिल्कुल सही है।
तो जब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन मतलब डिमांड में तो कमी है ही नहीं ना। अगर डिमांड बहुत होगी, डिमांड होगी ही नहीं तो इन्फ्लेशन भी नहीं होगा, राइट। डिमांड तो है पर महंगाई डिमांड से ज्यादा। तो जब महंगाई बढ़ जाती है तो आपकी कंपनी के प्रॉफिट टूटते हैं। ये सारी चीजों की इफेक्ट आती है। अब चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर डिमांड में प्रॉब्लम होगा तो इफेक्ट कम आता, इफेक्ट ज्यादा आएगी। जैसे ये जो समय था ना, क्राइसिस 2008 वाला, डिमांड पूरी तोड़ दी थी, राइट, दुनिया भर में। तो डिमांड टूटी हुई थी, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, बुरे हाल थे। कोविड में भी देखो बड़ा फॉल था। तो ये चीज ध्यान में रखो, अगर डिमांड में कमी आएगी तो बाजार में जबरदस्त बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि जब डिमांड में कमी होती है तो जल्दी उभर के आती नहीं। सेल्स अगर अफेक्टेड होंगे तो बहुत बुरी बात है। प्रॉफिट, जैसे ये मैंने सेल्स की लाइन दौड़ी है, कभी कभी सेल्स अफेक्टेड होंगे, राइट। सेल्स अफेक्टेड होंगे तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा टूटते हैं। सेल्स के साथ ही प्रॉफिट चलने चाहिए, पर मानो ये सेल्स डाउन आया तो प्रॉफिट तो ज्यादा डाउन हो जाएंगे, राइट। जब तेजी आती है तो प्रॉफिट ज्यादा अप हो जाते हैं, मंदी आई प्रॉफिट ज्यादा डाउन हो गए। तो इसकी बहुत ही विपरीत इफेक्ट आपके भाव पे पड़ती है। इन्वेस्टर जो पुराने होते हैं उनको पता है कि सेल्स अगर कम है तो बहुत डेंजर बात है, ये जल्दी ऊपर आने वाले नहीं। प्रॉफिट अगर कम है तो ये इन्फ्लेटरी है, हो सकता है नियर टर्म में इन्फ्लेशन निकल जाए और वापस से धंधे चलने लगे, क्योंकि धंधे में प्रॉब्लम नहीं है, धंधे चल रहे हैं, प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, राइट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये दोनों चीजों का डिफरेंस समझना है कि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सेल्स का प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। सेल्स में हम डेप्थ ज्यादा देखते हैं, प्रॉफिट में हम डेप्थ कम देखते हैं, राइट। सेल्स का जो करेक्शन होता है वो लंबा चलता है, प्रॉफिट का करेक्शन थोड़ा कम चलता है, राइट। अब जब भी बाजार गिरा हुआ हो, वापस से ये बाजार चलेगा कब, समझ लो। अगर सेल्स में प्रॉब्लम है, ये सेल्स का सॉल्यूशन आ जाएगा, डिमांड वापस आएगी तो बाजार में रैली आएगी। अगर प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो सेल्स से कोई लेना देना तो है नहीं, सेल्स तो अच्छा ही है। जब प्रॉफिट घटाने वाली चीजें चली जाएगी, वापस प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके शेयर वापस दौड़ेंगे। तो बिजनेस को समझे, इकोनॉमी को समझे, आप ऑटोमेटिकली एडवांस में डिसीजन दोस्तों सब ले पाओगे, राइट। यहां पे आप लोगों ने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा था, ये दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता ही इसलिए ना क्योंकि शेयर एक रेंज में चल रहा है। अब तब तक मैं ऊपर निकलूंगा नहीं जब तक मेरे प्रॉफिट बढ़ के दोस्तों आएंगे नहीं। जब आप लोगों ने ये ब्रेकआउट देखा कि यस, एक टाइम आता है जब लंबे रेंज के बाद मेरा शेयर ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है और फिर बढ़िया रैली आती है। पर ये आएगा कब, जब प्रॉफिट बढ़ेंगे। दोस्तों कई बार आप देखोगे, कई बार कि फेक ब्रेकआउट आएंगे, शेयर ब्रेकआउट देगा पर वापस से गिर के यही रेंज में आ जाएगा। तो ये जो फेक ब्रेकआउट आया, ये दोस्तों क्यों आया? यस, कोई भी आप में से जो भी लोग मीटिंग में है, कोई रोशनी डाल सकते हैं कि ऐसे फेक ब्रेकआउट क्यों आते हैं यार? प्रॉफिट बढ़ के आए या क्या हुआ? यहाँ पे शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया, हम तो सोचे कि अब शेयर जबरदस्त चलेगा, पर ये तो वापस गिर गया। या कौन से कारण हो सकते हैं? विमल भाई ने लिखा है प्रॉफिट लेस आए, लेकिन हमने तो उम्मीद की प्रॉफिट बढ़िया आएंगे। कोई कारण आया, सम न्यूज। शैलेश भाई ने लिखा ट्रेडर रिमोर्स। देखो ट्रेडर रिमोर्स शैलेश भाई क्या होता है, अगर ये तेजी आई और यहां तक गिरे ना, वो ट्रेडर रिमोर्स है, बराबर। लिमिटेड गिरावट आती है फिर वापस शेयर चलने लगता है, तो ये ट्रेडर रिमोर्स आया। पर जब शेयर वापस से वही पुरानी रेंज में आ गया तो ये तो फेक हो गया। तो ट्रेडर रिमोर्स नहीं है, ये तो फेक ब्रेकआउट है, गलत, हम फंस गए। तो ऐसा क्यों होता है, कब हो सकता है? हम वही रेंज में वापस से आके बैठ गए, राइट। तो जो भी लोग स्पेकुलेशंस करते हैं वो तो बड़े बड़े फ्यूचर की पोजीशन इधर ले लेंगे, सोचेंगे कि बढ़िया चलेगा, चार्ट ने इंडिकेटर दे दिया, अब मैं दौड़ने वाला हूं, पर ऐसा हुआ नहीं, ये तो वापस गिर गया और बुरे फंसे फिर, राइट। ऐसा क्यों होता है? सम कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर, विमल भाई ने लिखा है। अल्पेश पटेल बिलो एक्सपेक्टेशन, ओके। देखो मैं बहुत ही सिंपल आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि ये आपके साथ बार बार होगा, ये आपके साथ दोस्तों बार बार होगा। क्या होता है, जब शेयर एक रेंज में होता है तो कुछ उम्मीदें होती है। अभी हम कितने समय से कह रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने से हम लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा आया है, तो इन्वेस्टर बुलिश हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि अब क्या बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों जब मैंने कहा क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आया, तो किसका सेल्स अच्छा बढ़ेगा या किसका प्रॉफिट अच्छा बढ़ेगा? किसका?
फाइनेंस कंपनियों का, बैंक का, राइट। अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ के आया है तो ये बताता है कि लोग लोन ज्यादा लेने लगे, जिसकी इफेक्ट सीधी आपकी टोटल इनकम पे पड़ेगी। तो धंधे बढ़ के आने वाले, आपने पहले से सोच लिया, और ये सोचना चाहिए दोस्तों, हमेशा एडवांस फंडामेंटल देखने चाहिए। ऑटो के डेटा आए, अगर बढ़िया आए, यस इन्वेस्टर बुलिश हो जाते हैं, चलो अभी सेल्स बढ़ के आएंगे, राइट। टेलीकॉम के डेटा दोस्तों पहले हफ्ते में आ जाते हैं, फर्स्ट वीक में, कि पिछले महीने कौन सी कंपनी से लोग कहां चले गए। मान लो आपने टेलीकॉम ट्राई की साइट पे गए और वहां जाके देखा कि एयरटेल के कस्टमर, वोडाफोन के कस्टमर निकल के सब जियो में आए, ऐसा हुआ नहीं है, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। अगर ऐसा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए धंधे किसके बढ़ के आने वाले हैं दोस्तों। ये सारी चीजें दोस्तों सेल्स को इफेक्ट करती है। अभी मैंने आरबीआई का पूरा डेटा आप लोगों के साथ 1 घंटे का वीडियो एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या था, उसमें सब ज्यादातर चीजें डिमांड वाली थी ना। हमने बताया दोस्तों कि एयरपोर्ट पे वापस से फुटफॉल उतने ही आने लगे, मतलब समझ लो एयरलाइन कंपनियों के धंधे बढ़ने वाले हैं। तो ये सब एडवांस इंडिकेटर होते हैं जो आपको बताते कि अब धंधे आएंगे लाइफ टाइम हाई। तो आपका शेयर चलना चाहिए, क्यों ऊपर, क्योंकि सेल्स बढ़ के आएंगे, प्रॉफिट भी बढ़ के आएंगे, राइट। तो क्या करते हो आप लोग, एडवांस में आप लोग ऐसे लेवल पे माल उठा लेते हो, राइट। हमने जैसे एडवांस में ही प्रेडिक्ट किया था कि वंडरला के धंधे जबरदस्त आएंगे, और फिर आए, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने बताया था मोबिलिटी बढ़ गई है, लोग घूमने जा रहे हैं। उस समय भी हमने डिस्कस किया था, तो लोग घूमने जा रहे हैं, तो आपके पास तो लिमिटेड कंपनी है, अगर वंडरला है तो यस धंधे अच्छे आएंगे। क्या हुआ दोस्तों, सेल्स बढ़ के आए, ऐसी इफेक्ट की, इन्वेस्टर बुलिश हो जाते हैं, वो लोग एडवांस में माल लेते हैं, और हो सकता है कि आपका शेयर पुराने लेवल को पार करके ब्रेकआउट दे दे। जनरली दोस्तों जब हम ब्रेकआउट देखते हैं, जब रेंज बाउंड मोड से शेयर निकल के ब्रेकआउट देता है, तब आपका शेयर 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना पहली ही रैली में हो जाता है। डिपेंड किस पे करेगा कि आपका शेयर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना की 10 गुना होगा, ये एक ही रैली में, कौन बताएंगे। यस प्लीज प्रेस करो आप लोग। किस पे डिपेंड है दोस्तों, कि ब्रेकआउट के बाद शेयर कितना बढ़ेगा, 100%, 200%, 500%, ऑन व्हाट पैरामीटर। यस प्लीज प्रेस कीजिए, या और कोई अगर समझाना चाहे अनम्यूट करके तो भी मेरे को बताना, हैंड रेज कर सकते हो। सुगम कश्यप फंडामेंटल, शैलेश भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट बिल्कुल सही बात है। देखो दोनों चीजों पे डिपेंड है, एक तो वो सेल्स कितनी मात्रा में बढ़ के आ रहे हैं, राइट। अगर 25-25, 30-30% से धंधे बढ़ेंगे तो समझ लो सेल्स जबरदस्त बढ़ने वाले हैं, राइट। 1.5-2 साल में ही आपके बिजनेस अच्छे होंगे, और प्रॉफिट तो गिरे हुए थे मंदी में। अगर सेल्स 25% से चलेंगे, आपके प्रॉफिट 25 से नहीं बढ़ेंगे, 50%, 100% से बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट का दुगना होने का मतलब है शेयर तिगना हो जाएगा, 3 गुना, राइट। तो आपके शेयर रेंज बाउंड मोड के बाद कितने दौड़ेंगे, ये दोनों चीजों पे डिपेंड है। एक तो सेल्स ग्रोथ कितना आता है, और आपकी कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, उससे कितने सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है। जितनी स्ट्रांग कंपनी उतनी तगड़ी रैली दोस्तों मिलती है, राइट। तो ये ब्रेकआउट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पर दोस्तों पूरी दुनिया ब्रेकआउट के बाद लेती है, वो लोग सब महंगा महंगा लेंगे। हमें दोस्तों जो लोग फंडामेंटल जानते हैं उनको ब्रेकआउट से पहले ही शेयर लेने चाहिए। ये समय दोस्तों लेने का था, ये रैली चाहिए तो मंदी में लेना है, इसके बाद लेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, बाद में वापस मंदी का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा माल कब लेने का, जब आपका शेयर गिरा हुआ हो, तभी दोस्तों आपको शेयर सस्ते मिलते हैं, राइट। तो ब्रेकआउट से पहले हमें इकट्ठे करने चाहिए शेयर, ताकि जब रैली आए तब आपके पैसे बढ़िया बढ़े, राइट। तो हम पहले से उम्मीद करके शेयर ले लेंगे, धंधे बढ़ेंगे, आप एक्सपेक्ट करोगे। ये हो सकता है कि ज्यादातर कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, राइट। पर इसमें सबसे ज्यादा सेल्स कौन खेच लाएगा, बता सकते हो दोस्तों मेरे को। एक कोई भी एक इंडस्ट्री है जिसमें 20-25 कंपनियां हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा डेटा में कि एसी जबरदस्त बिके हैं, राइट। तो भी सबके एसी बिके होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि वोल्टास के या ब्लू स्टार के अकेले के भी एसी बिकेंगे। पर सबसे ज्यादा ये सेल्स ग्रोथ का फायदा दोस्तों कौन उठाएगा, बताइए। यस प्लीज, लीडर उठाएगा कि वो गरीब कंपनी उठाएगी। यस, बिल्कुल सही बात है अंशुमान जी। ज्यादातर सेक्टर में क्या होता है, लीडर जो होता है वो कंटिन्यू एक्सपांशन मोड पे होता है, वो ये तेजी से पहले अपने प्लांट एक्सपांड कर रहा होता है, उसको पता है कि अभी प्रॉब्लम है,
पर कल जब अच्छे दिन आएंगे तब अपना माल बिकने वाला है, पहले से तैयार रहो। वो जो आखिरी के लेवल की कंपनियां होती है ना, वो बेचारों के पास पैसे होते नहीं, तो एक तो मुश्किल से लोन ले लेके इधर उधर से थोड़ा बहुत एक्सपांड करते हैं, तो जब तेजी आती है ऑटोमेटिकली ऑर्डर आते हैं, तो वो ऑर्डर प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। जो मार्केट शेयर के लीडर होते हैं दोस्तों, जिनके मार्केट शेयर तगड़े होते हैं, ये वो कंपनियां हैं, वो इसीलिए नंबर वन होती है क्योंकि उनके प्लान नंबर वन वाले होते हैं, राइट। तो फायदा सबसे ज्यादा सेल्स का कौन उठाएंगे? लीडिंग कंपनियां उठाएगी दोस्तों। उनके डीलर ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा होते हैं, उनका नेशनल व्याप होता है, फैले हुए होते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसी कंपनियां जो लीडिंग होती है वो सेल्स में तगड़ा फायदा उठाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रेकआउट कौन देता है, मुझे बता सकते हो आपको, आप लोग दोस्तों? सबसे पहले ब्रेकआउट सबसे तगड़ी कंपनियां देती है, क्योंकि उनके सेल्स बढ़ने लगते हैं। अब उनको देख के इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कि अरे अब वोल्टास के धंधे बढ़े, ब्लू स्टार के भी बढ़ेंगे। तो पहले एक तगड़ी कंपनी ब्रेकआउट देती है, उसके बाद पूरा गांव ब्रेकआउट देने लगता है। एक सेक्टर चला नहीं, देख लेना आप लोग, अब ट्रैक करना दोस्तों। भविष्य में कभी भी कंपनी नहीं चलती है, जब भी एक सेक्टर की कोई कंपनी चलेगी ना, सब धीमे धीमे चलने लगेगी। देखो बीच में आईटी टूट रहा था, सब टूट रहे थे। तो कभी भी कंपनियां चलती नहीं है या टूटती नहीं है, सेक्टर चलता और टूटता है, राइट। आज एक फार्मा का एक बुरा न्यूज आया आया ना, कि भाई कफ सिरप की जो नेगेटिव इंपैक्ट आया कुछ कंट्री, कोई कंट्री में, तो उन्हें बोला कि ये तो इंडिया की कोई कंपनियों से खरीदा हुआ था, तो इंडियन कंपनियों पे नेगेटिव इंपैक्ट आई। तो ज्यादातर फार्मा कंपनियां जो ये बिजनेस में होगी, उनके शेयर टूटे होंगे। पहले तो लोगों को पता भी नहीं होगा ये कप सिरप बनाती है कि नहीं, वो पहले सुबह बेच देंगे, शायद मेरा शेयर भी गिर जाए, सब गिर रहे तो मेरे भी गिरेंगे, राइट। ऐसा लोगों को डर लगता है, तो ये देखने का दोस्त, राइट। जो क्वालिटी कंपनियां होती है उनके सेल्स सबसे पहले बढ़ते हैं, ब्रेकआउट वो कंपनियां सबसे पहले देती है दोस्तों। फिर बाद वाली कंपनियों की आशा होती है, अरे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बढ़िया है, चलो इंडस के भी अच्छे आएंगे, कोटक के भी बढ़िया आएंगे, राइट। इनके सेल्स बढ़ते आए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी सेल्स अच्छे आएंगे, ये उम्मीद होती है। तो ये उम्मीद पे और उम्मीद पे ज्यादातर लोग हर एक कंपनी ले लेते। फिर होता क्या है, कभी कभी धोखा होता है, अरे यार ये कंपनी का धंधा 25% से बढ़ा, पर वो कंपनी का धंधा तो खाली 10% से बढ़ा, तो उम्मीद से ज्यादा लोगों ने वहां पे एक्सपेक्टेशन किया था। दूसरा किधर ट्रबल होता है कि जो टॉप क्वालिटी कंपनी होती है दोस्तों, जिसपे आप लोगों ने काफी मेहनत की कि भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए टॉप क्वालिटी के सिलेक्शन में, कंपनी के धंधे बढ़े, देखो कितना बड़ा धोखा होता है अपने साथ। कंपनी के धंधे 25% से बढ़े दोस्तों, पर यार प्रॉफिट बढ़े ही नहीं, प्रॉब्लम हो गया है तो इस बार। तो आपने डिमांड देख के शेयर ले लिया, सोचा ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट भी दे दिया, पर उसके बाद आपकी कंपनी ने दोस्तों फेक ब्रेकआउट दे दिया। उम्मीद पे शेयर चला था, उम्मीद पे दोस्तों। शेयर दो कारणों से चलते हैं, या तो उनके नतीजे अच्छे आने वाले होते हैं या अच्छे आ गए होते हैं। किस पे चलते हैं दोस्तों? दोनों चीजों पे शेयर चलते हैं। एक, नतीजे बढ़िया तगड़े आने के बाद, दूसरा अच्छे नतीजों की उम्मीद में। उसी प्रकार से दोस्तों शेयर जो गिरते भी है वो भी दोनों प्रकार से गिरते हैं। एक, मानो कोई लीडिंग कंपनी का रिजल्ट आया और सेल्स गिर के आया हुआ है या प्रॉफिट गिर के आया हुआ है, तो उसी कंपनी से दूसरी जो उस कंपनियों पे उम्मीद लगा लेते, अरे यार इसके बुरे आए, ये भी गिरने वाले, राइट। तो जब ब्रेकआउट आपकी कंपनी देगी, पीछे पीछे सब कंपनियां देगी दोस्तों, सबके पीछे नहीं पड़ने का। लीडर के साथ रहो ताकि कम धोखे मिले, कम फेक ब्रेकआउट मिले, क्योंकि लीडर तो निकल जाएगा अच्छा धंधा करके, अच्छे प्रॉफिट करके, पर वो पीछे वाली कंपनी बोलेगी अरे इस बार क्या है ना कि हमारे खर्चे बहुत हो गए, अगली बार प्रॉफिट आएंगे, तो आपकी कंपनी, आपका तो शेयर हो गया डब्बे में 3 महीने तक, अगले रिजल्ट तक चलेगा नहीं। मान लो अगला रिजल्ट आया, अरे हमारे क्या यहाँ पे एक आधी एनपीए बढ़ गई थी, तो सॉरी यार इस बार नहीं बढ़े, अगली बार एनपीए घटेगी तब हम बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बोलती है अरे इस बार हमारा क्या एक बॉयलर बंद हो गया था जिसके कारण धंधे इफेक्ट हो गया, अगली बार वो बॉयलर ठीक हो जाएगा, अगली बार सब बढ़ गया। और फिर वो आशा में और आशा में 2-3 साल बिगाड़ते हैं दोस्तों। हमने भी ऐसी बहुत सी आशाओं में कितने समय बिगाड़े, और 1.5 साल तक वो बॉयलरों की कहानियां चलती गई। ये सब कहानियों में नहीं पड़ने का दोस्तों। लीडिंग कंपनी को पता रहता है कब प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, राइट। लेकर कंपनियों के पास सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं। अब आने वाले 15 साल हमको एक्सक्यूज लेने हैं कि डेटा लेना है, हमें डेटा चाहिए भाई, धंधा करना पड़ेगा, प्रॉफिट लाना पड़ेगा। वो नहीं करोगे कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अपना शेयर चलेगा ही नहीं जब तक ये बहाने मारते रहेंगे।
राइट, समझ रहे हो सब लोग? इसीलिए लीडर कंपनियों में रहे ताकि कम एक ब्रेकआउट मिलेंगे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, बहुत से लोग रोज ग्रुप में, अलग अलग उनके ग्रुप होते हैं ना, उनको रोज अलग अलग शेयर लेने के मैसेज आते हैं, अरे आज ये ले लो, इनके धंधे बढ़िया आने वाले, ये चलेगा। उनका ध्यान लीडर पे नहीं होता है। फिर अरे वो तो स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस तो करना पड़ेगा ना, शेयर बाजार है यार, स्टॉप लॉस नहीं करोगे थोड़ी चलेगा। ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलती होगी। ये सब कुछ अपने काम का नहीं है, राइट? ऐसी कंपनी में जाने का ही क्यों जहां पे स्टॉप लॉसेस आते हैं। लॉन्ग स्टोरी पे चाहो रहो, लॉन्ग स्टोरी में स्टॉप लॉसेस नहीं होते दोस्तों, राइट? ट्रेडरों को स्टॉप लॉसेस होते क्योंकि ट्रेडरों को हर एक कंपनी में फायदा चाहिए, हर एक मोमेंटम के पीछे कोई गाड़ी ऐसी नहीं जानी चाहिए जो दौड़ रही हो और मेरे हाथ में ना हो। इसीलिए वो ज्यादा धोखे खाते हैं, क्योंकि उनको हर कंपनी में से बढ़िया चीजें निकालनी है। पता नहीं है उनको कि ये सब कंपनियां नहीं चल सकती है जिंदगी भर, ये बहुत धोखे देगी, राइट? तो ऑलवेज डिमांडिंग सेक्टर में रहे, टॉप क्वालिटी कंपनी में रहे, तो फेक ब्रेकआउट कम मिलेंगे। लीडिंग वो है जो पहले चलता है, लैगर वो है जो बाद में चलता है। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि निफ्टी के साथ ट्रैक करते जाओ, क्योंकि निफ्टी कितना बढ़िया आईना है। अभी हम कितने समय से कह रहे हैं कि डाउ जोन्स से निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम वर्षों में डाउ जोन्स पे ट्रैक करते हैं, वो वर्ल्ड का लीडर है। अगर डाउ जोन्स को अपनी जो निफ्टी है ये टक्कर मार के ऊपर जाएगी, तो ये तब होता है जब निफ्टी का परफॉर्मेंस यानी इंडिया का परफॉर्मेंस बढ़िया हो। अब होगा क्या पता है दोस्तों? जब जब डाउ जोन्स में गिरावट आएगी, तब तब आपकी निफ्टी में भी गिरावट आएगी, पर ये कम गिरता है। फिर जब आपके डाउ जोन्स थोड़ा बहुत रिकवर होगा, तब आपकी निफ्टी थोड़ा बहुत नहीं, ये वापस पुराने हाई पे आ जाती। जब डाउ जोन्स पुराने हाई पे आएगा दोस्तों, पुराने हाई तक डाउ जोन्स आएगा, तब तक आप देख लेना दोस्तों निफ्टी कितना ही वहां से चल चुकी होगी, क्योंकि निफ्टी लीडर है अभी, डाउ जोन्स लीडर नहीं है। डाउ जोन इज नाउ लैगर, राइट? तो शेयर सब ऐसे चलते, कोई भी एक सेक्टर पकड़ लो, लीडर आराम करेगा, तब जो लैगर होगा वो गिर रहा होगा। जब लीडर को लगेगा अभी मेरे को चलना है, वो सीधा 3-4 गुना एक ही रैली में हो जाएगा, तब लैगर खाली रिकवर होता है। फिर आपका लीडर में भी करेक्शन आता है, कुछ प्रॉब्लम, तब ये जो लैगर है ये पुराना लो ब्रेक करके और नीचे चला जाता है, राइट? तो कितना एकदम डाइवर्जेंस, सेम सेक्टर दो, ये वापस चलेगा, ये वापस इतना ही चलेगा, राइट? तो इसीलिए कुछ कंपनियां जिंदगी भर दोस्तों ऐसे गिरती जाएगी। बाजार चलेगा तब वो आराम करेंगे, बाजार गिरेगा तब वो डबल गिरेंगे। ये सब कंपनियों में ज्यादातर लोग अभी फंसे हुए हैं दोस्तों, वो इसमें से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका एक नियम है, प्रॉफिट होगा तो भी मैं शेयर में से निकलूंगा, राइट? अब ये तो कंपनियां है, बिजनेस कर रहे हैं हम, बिजनेस को ऐसी नजर से नहीं देखने का, हमको प्रॉफिट चाहिए, कंपनी ऐसी लेने की, राइट? और इसीलिए अच्छी जो कंपनियां होती है दोस्तों, उसमें आप जनरली देखोगे वो भी आराम करेगी, पर वो निफ्टी के पहले चलेगी, निफ्टी के साथ टूटेगी भी। टूटने में तो हर किसी को टूटना है दोस्तों, कोई बच नहीं सकता है। वो हमेशा ज्यादा चलेंगे, कम टूटे। तो आप 10 एक साल में देखते हो कि ये कंपनियां 10-10 गुना, 20-20 गुना, 50-50 गुना हो जाती है, और जबकि लेगर कंपनियां, कोई एनआरआई होते हैं यूएस से वापस इंडिया आते हैं, देखते हैं अरे यार मेरा शेयर तो वही चल रहा है, राइट? या फिर वो 100 वाले शेयर को 10 रुपया देखते हैं, उनको लगता है स्प्लिट या बोनस दिया है, और वो स्प्लिट बोनस नहीं होता है, वो शेयर की हकीकत है, क्योंकि शेयर उनके पास ऐसे, राइट? देखिए ये हमने यहाँ पे देखा, मैं आपके साथ थोड़ा रिलेट कराऊंगा, लेट मी चेक। मैं यहाँ पे 2 पार्ट में दिखाना चाहता हूं, एक मैंने यहाँ पे निफ्टी डाला हुआ है, राइट? यहाँ पे मैं डाउ जोन्स डालता हूं, राइट? मुझे बताओ दोनों में कुछ कुछ आपको वेरिएंस दिख रहा है, राइट? ये कितना टूटा, इसे कहते हैं टूटना दोस्तों। और जो अपना निफ्टी है ये आराम मूड में है, रेंज बाउंड है, अपने पुरानी रेंज अभी तक तोड़ी नहीं है। तो अब अपना जो निफ्टी है ये ऐसे चलने की उम्मीद है, ऐसे थोड़ा समय चलेगा। कब तक? जब तक ये डाउ जोन्स में रिकवरी नहीं आती। डाउ जोन्स की ताकत नहीं है वो पुराने हाई पे आ सके दोस्तों अभी, राइट? उनके फंडामेंटल परमिट नहीं करते। पर डाउ जोन्स का टूटना बंद हो गया ना, तो भी आप देखोगे निफ्टी यहां से फटेगा और किधर का किधर निकल जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस है। गणित दोस्तों आपके सामने ही है। वैसे ही दोस्तों अलग अलग सेक्टर की कंपनियां देखनी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर सिलेक्ट करो ना। जैसे यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक देख रहे हो, राइट? ये हम क्या देख रहे हैं? ये आराम मोड है, राइट?
कोविड के बाद हमने आराम मोड देखा है, गिरावट नहीं देखी है। यहां पे इंडसइंड हो, डीसीबी हो, इंडसइंड बुरी बैंक नहीं है, राइट, अच्छी बैंक है, और उनका धंधा आपकी एचडीएफसी जैसा नहीं है। तो क्या हुआ, जब गिरावट आई एचडीएफसी बैंक में, देखा आपने कि कोविड की गिरावट आई, जब इंडसइंड बैंक में गिरावट आई दोस्तों, ये कैसी गिरावट थी, 10 साल पुराने लो पे आ गया। फिर जब एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो, ये रिकवर हुआ, हो रहा है ना रिकवर। अब ये अंदाजा लगाओ, लोगों को लगता है वाओ लेट मी बाय इंडसइंड बैंक, ये कितना टूटा हुआ है, ये वापस 2000 आ ही जाएगा। क्यों नहीं आएगा, इंडसइंड 2000 100% आएगा, क्योंकि बैंकिंग को सुधरना है, बैंकिंग अच्छा रहेगा। अब ये अंदाजा लगाओ, अगर ये 2000 आया तो एचडीएफसी बैंक बैठा रहेगा क्या, ये किधर होगा। पर ज्यादातर लोगों को लैगिंग कंपनियां पसंद है, छोटी छोटी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो कंपनियां क्या है कि लॉन्ग टर्म चलती नहीं है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था, बहुत से लोग ये बैंक में इन्वेस्टेड है। अब सोचो, यहां पे भी ये मैंने 2010 का चार्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी सिंस 2007, जब हिस्ट्री कितना कुछ सिखाती है। 2007 में गिरावट आई, एचडीएफसी बैंक भी गिरा कि नहीं, तगड़ा गिरा था, ये भी डीसीबी कितना गिरा था, वो पूरे की पूरी रैली खा गया था। देखो रैली में लोग सोच रहे थे बहुत अच्छी बैंक है, 20 रुपए की 200 हो गई, तो क्यों नहीं लेने की भाई। उस समय डीसीबी नहीं, सब बैंक चल रही थी, बैंकों का जमाना था, प्राइवेट बैंक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी। आज जैसा आप इमर्जिंग इंडस्ट्री में 30-30% का धंधा देखते हो, तो लोगों को रैली में आंखों पे पट्टी आ जाती है और उनको पता नहीं चलता है कि बुरे समय में क्या होगा। ये जैसे बुरा समय आया, एचडीएफसी बैंक अपने 2-3 साल के लोके पे आई, डीसीबी सब तेजी खा गया, आईपीओ में जिन्होंने लिए होंगे सब फंसे। फिर रिकवरी तो आई ना, लोग क्या करेंगे पता है, ये एवरेज करेंगे, अरे ये तो कल तो चलेगी ना, आज नहीं चल रही, तो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, तो लोग एवरेज करते रहते, जो इधर फंसे हुए वो भी एवरेज करते रहते। कभी भी ये नहीं लगता है कि हम अच्छी कंपनी में आ जाएंगे तो ये चिंता मुक्त हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक ने पुराना हाई ब्रेक करके इधर ब्रेकआउट दिया, कब दिया, 2010-11 में दिया कि नहीं। उसके बाद अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये वो भाव से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 टाइम्स है। डीसीबी उस जहां के जो फंसे हुए लोग थे 2007 वाले, वो कब निकले दोस्तों, यस प्लीज, देख रहे हो दोस्तों आप लोग, कब निकले, 2011 में, 10 में जो एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया, वो डीसीबी ने ब्रेकआउट 2017 में दिया। दोस्तों दोनों सेम सेक्टर के बैंक, क्यों इसने लेट दिया, क्योंकि इसके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे। इसके प्रॉफिट कब बढ़े पता है, 2007 से ज्यादा प्रॉफिट कब आए होंगे, इधर 10 साल लग गए पुराने प्रॉफिट पे आने में। ऐसी कंपनी में रहना है क्या, पर ज्यादातर लोग हर एक सेक्टर में ऐसी ही कंपनी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो चल चुकी है। अब डीसीबी एचडीएफसी बैंक बनेगी जो जिंदगी में कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि डीसीबी एचडीएफसी बनेगी तो एचडीएफसी क्या बनेगी। ये होता है दोस्तों फेक ब्रेकआउट। क्या दोस्तों एचडीएफसी बैंक में ये फेक ब्रेकआउट आया, नहीं आया। तो लोग स्टॉप लॉस बॉप लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऐसी कंपनियों में होते हैं, तो स्टॉप लॉस करना ही पड़ेगा ना यार। स्ट्रॉन्ग में रहेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तगड़ा रहेगा। ये इसने फेक ब्रेकआउट लिया और ये वापस से लोग फंसे, जो 2007 के मुश्किल से निकलने का मौका मिला था। ब्रेकआउट देख के इधर अगर लोगों के पास शेयर होंगे, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, इधर अगर 20% पब्लिक के पास माल होगा, इधर 40% पब्लिक के पास माल आ गया होगा, क्योंकि अब ये चलेगा ना, ब्रेकआउट दिया है 10 गुना होगा। फिर क्या, वापस कोविड आया, सब प्रॉफिट वापस पुराने। एचडीएफसी भी टूटा था दोस्तों, जब ये टूटा, ये 2017 का लो लगाया, ये टूटा, ये वापस से 2007 के लो पे आया। प्लीज दोस्तों बी प्रिपेयर्ड, यही चीजें रिपीट होने वाली है आने वाले 20 सालों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया का जीडीपी 3 ट्रिलियन से, जैसी बातें चल रही है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन हो जाए और हमारी कंपनी कुछ ऐसे शेयर हम लेके बैठे उम्मीद में, जो दोस्तों 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी आ गई तो भी अपना शेयर वहीं के वहीं राउंड मार रहा है। चलेगा दोस्तों ऐसा? ज्यादातर लोग इसलिए नहीं कमाते दोस्तों, बिकॉज दे आर नॉट इन प्रॉपर इंडस्ट्री एंड दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन प्रॉपर कंपनी। अगर प्रॉपर कंपनी में रहोगे दोस्तों, दो शेयर बाजार की माथाकूट में कोई पड़ने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी शेयर को दौड़ना है, उल्टा आप करोगे तो उसको हैरान करोगे, बार बार वो बेच बेच के। शांति रखो, बहुत तगड़ा पैसा बनने वाला है दोस्तों।
ये जो हम आधा ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन आए तो हमने शेयरों को 50-50 गुना बढ़ते देखा है। आधा ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन यानी 5 ऑलमोस्ट हुआ ना, राइट। अभी हम 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाने वाले इसी दशक में। अंदाज लगा दो कैसे पैसे बढ़ने वाले, पर फालतू काम करके नहीं बढ़ेंगे दोस्तों पैसे। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, कोई टाइम पास नहीं, कोई रोड की टिप नहीं, कोई रोज नए शेयर नहीं चाहिए। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे रोज शेयर चाहिए बाई करने को, समझो फंसने वाले हो, राइट। एनी कंपनी, एनी सेक्टर, यू चेक इट फ्रेंड, यही हाल होगा, बराबर है दोस्तों। तो बी प्रिपेयर्ड, यस आफ्टर ऑल टाइप ऑफ रेंज बाउंड टाइम, हर एक प्रकार की रेंज के बाद क्या आने वाला है? रैली। रैली के बाद क्या आएगा? रेंज बाउंड मोड। जो लोगों को ये रेंज बाउंड मोड बोरिंग लगता है वो लोग कभी भी रैली का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो लोगों को रेंज बाउंड मोड से लव हो जाता है, रोज प्रार्थना करनी चाहिए मंदिर में कि भाई शेयर बाजार चलाओ नहीं, इसको रेंज बाउंड ही रखो, तभी तो आप क्वांटिटी इकट्ठा कर पाओगे। आप लोग सीख रहे हो, हर महीना कमा रहे हो। ये बाजार अभी इधर से चल गया, एचडीएफसी बैंक चल गया तो कब माल लोगे? ये 3,000 पे लेना है क्या, राइट। तो जितना रेंज बाउंड से आप लव करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना आपके पास स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी आएगी, राइट। बाकी ये कहानी चलने वाली है। मैं यहाँ पे डिमार्ट लिखता हूं, दिस इज योर डिमार्ट स्टॉक। क्या ऐसा है कि आईपीओ के बाद ये कंटिन्यू चला है? रेंज बाउंड, देखो पहले रैली आई, कितना चला ये? 4-5 गुना हो गया। फिर ये कितना समय तक रेंज बाउंड मोड में रहा? करीबन 1.5-1 साल। और मुझे याद है बहुत से लोग हमको पूछते थे, पीयूष भाई ये तो लगता है नहीं चलेगा, बहुत इसकी नेगेटिव कहानियां चल रही है, क्या करे, बेच दे। रैली, फिर वापस 1 साल मंदी, रैली। जो लोगों ने ये कोविड में बेचा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा, सोचो। हाँ, 2,000 से 6,000, 3 गुना। आदत समझ लो ये शेयर की, मैं जब भी चलूंगा 3-3 गुना चलूंगा। अभी क्या चल रहा है? चैट बॉक्स ओपन है, मुझे बताओ ये रेंज बाउंड मोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो रेंज बाउंड मोड के बाद क्या आएगा? यस, यू शुड राइट इन चैट बॉक्स। अभी से उम्मीद करो। आप क्या देखने वाले हो डिमार्ट में रेंज बाउंड के बाद? फॉल की रैली, एक नई रैली। क्यों ना हो ये वापस 3 गुना? इसकी तो पुरानी आदत है, होती है ना आदत है। विराट कोहली की एक आदत है, राइट। बीच में भले करेक्शन मोड आ गया, अभी आके वापस 50 रन लगा दिए, पर वो आखिरी वालों से उम्मीद करेंगे वो कभी कभी 50 मारेंगे दोस्तों। हमको बहुत अच्छा लगता है जब वो अचानक आके आखिरी की पूंछ वाले जो बैट्समैन आके जब 50 लगाते हैं, लोगों को बहुत खुशी होती है, होना चाहिए खुश। पर वो कंसिस्टेंसी 50 थोड़ी ना मारेंगे। कंसिस्टेंसी 50 कौन मारेंगे? यही आपके जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, अभी एक नया बैट्समैन आया है, क्या नाम है उनका, मस्त खेले ये T20 में। नहीं, राहुल नहीं, और कोई है ना, बढ़िया है, अभी T20 में खेले। अभी ऐसों से उम्मीद कर सकते कि यस आपसे हम कंसिस्टेंट उम्मीद रखेंगे, राइट। यादव, सूर्या, SK, या सही बात है। और हम लोग फिर अगर इनसे उम्मीद रखेंगे तो क्या होगा? नहीं पीयूष भाई, इस बार बढ़िया धंधा आने वाला है। अरे धंधा इस बार बढ़िया आने वाला है, आने दो। इधर कहां सो गए थे प्रमोटर? ये जो रैली थी, ये समय भी हमारी बातें थी कि भाई ये डेप्थ बर्डन वाली है, पर जब रैली होती है ना, किसी को कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखता ही नहीं है, राइट। ये भी रैली कर रहा था, डिमार्ट भी रैली कर रहा था, पर डिमार्ट तो यार वो 2-3 हजार का शेयर कहां लेने का पीयूष भाई? 100-200 वाले बताओ तो, ये है अपना 100-200 वाला। क्या हुआ दोस्तों? यहां पे अगर मैं उम्मीद करूंगा आराम मोड़ के बाद ये वापस रैली आएगी, चलेगा? फंडामेंटल परमिट नहीं करता है दोस्तों यहाँ पे। स्टॉक चार्ट कितने आसान है समझने के लिए। सेम सेक्टर का और एक स्टॉक, बताओ। ये आपकी पूरी लंबी हिस्ट्री, जब से पैदा हुआ है तब से क्या हाल है, बोलो। लोगों ने ये जो शेयर है यहां पे उम्मीद रखी थी, अभी ये ब्रेकआउट दिया है, ये जोरदार चलेगा। बोलो क्या हुआ? ये कौन सा, इसको क्या नाम दोगे आप लोग दोस्तों? दिस वॉज ब्रेकआउट और दिस वॉज फेक ब्रेकआउट। दिस वॉज फेक ब्रेकआउट। पर किसने कहा था ये फेक ब्रेकआउट में फंसने को? फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, अगेन ब्रेकआउट दिया है, चलो माल उठाओ, राइट। अरे मैं क्यों यार टाइम पास करूं जब यहां पे मुझे हर बार रियल ब्रेकआउट मिलता है, राइट।
So go with strong companies and try to understand both both this thing. दोनों चीजों को समझो। आराम मोड क्या है? आप लोगों को आराम मोड से क्या होना चाहिए? लव होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? रैली। रैली से क्या होनी चाहिए? लिखो इधर, रैली से ऐसा चेहरा होना चाहिए। कैसा चेहरा है? उल्टा। और इधर कैसा होना चाहिए चेहरा? हमेशा जब आराम मोड हो, स्माइलिंग, क्योंकि मैं माल इकट्ठा कर रहा हूं, फिर मेरे पास कब आने वाला है, और रैली आ गई, फिर समझो सब मेगा ले ले करोगे। लेकिन शेयर बाजार की दुनिया में पूरा उल्टा काम चलता है। लोगों को इतना एकदम बोरिंग लगता है ना, नहीं आजकल शेयर बाजार में ना मजा नहीं है। राइट विमल भाई? यार सवाल ही नहीं ना विमल भाई। हमने फंडामेंटल इसीलिए तो पहले सीखे कि ऐसे फेक ब्रेकआउट हमारे पास आए ही नहीं। ये सब कंपनियां फेक ब्रेकआउट देने वाली। लीडर कंपनियों में रहो, लीडिंग जो अच्छी कंपनियां हैं, सारे आप कोई भी सेक्टर उठा के देखो ना, यही कहानी होगी एनीवेयर। राइट? सो रोज की टिप से एक तो पीछा छुड़ाओ। बहुत से लोगों ने टाइप किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है टिप्स का। राइट? वो टिप के चंगुल से निकल जाओ और उम्मीद ही नहीं रखो कि मेरे को रोज कंपनी चाहिए। क्यों चाहिए रोज कंपनी? जब ये कुछ भी करे बगैर वैसे भी ये 10-10 गुना होने वाली है, तो क्यों हम टाइम पास करें? राइट? और हर एक प्रकार की कंपनियों में दोस्तों रेंज बाउंड मोड आएगा ही। पर अगर रेंज बाउंड मोड आएगा नहीं तो हम लेंगे कब? मेरे को इधर एक एडवांस चार्ट ड्रॉ करना है, कौन मुझे हेल्प करेगा? अभी ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा कल। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं पता है? घूमो भाई, थोड़ा समय तुम ऐसे ही घूमो, ताकि मैं यहां पे मेरी क्वांटिटी को और बढ़ाऊं। भगवान करे शेयर चले ही नहीं। आज इनके बाद फ्यूचर होगा वो मेरे को गाली देंगे आज, लेकिन एक बार ये चल गया ना, ये समय पे हो सके उतना माल ले लो, क्योंकि इसमें से निकल के ये रैली आने ही वाली है। इसे कोई रोक नहीं सकता। नोबडी, एनी कंपनी। राइट? ये एक सेक्टर हमने कंपेयर किया, यहां पे रैली आई है ना, यहां पे भी इसे फॉल से भी कोई रोक नहीं सकता है। अभी धंधे बंदे बढ़िया चलेंगे, ये भी मस्त चलेगा शेयर। राइट? पर पास्ट पता है ना हमको, अभी ये भी रैली करेगा, फिर क्या होगा? गिरावट आएगी तो ऐसे गिरते हैं कि पूरे 10 साल की कमाई हमारी ये लोग खा जाते हैं। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये सब लॉस करने वाली कंपनियां होती है। तो जब ये 10 साल चलती नहीं है ना, तो हमारी इनकम बंद हो जाती है, डिविडेंड भी नहीं देती है। तो हमको तो क्या करने का है? मैं रिटायर हूं मान लो, अभी मैं तो कमाऊंगा कैसे अगर ये डिविडेंड देगी नहीं तो? लॉस करेगी। राइट? तो ये सब कंपनियां दे आर हाई रिस्की। आप हर एक चार्ट को एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो। जब डिमार्ट का आईपीओ आया तभी हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया था तुम्हारी कहानी ऐसे रहेगी। देखो यहां मैं और एक कंपनी कर रहा हूं अभी। कैसा ग्रुप है? ये भी यही सेक्टर है ना। देखो सेम सॉपर स्टॉक का भाई है कि नहीं? ये भी बोलो, कोई फर्क दिख रहा है दोस्तों आप? अब ये प्रॉफिट ही मुश्किल से कभी कभी करते हैं। देखो ये आईपीओ आया, उसके बाद फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट अगेन, अभी बढ़िया चल रहे। ऐसी कंपनियों पे विश्वास करने का नहीं जब तक अपने पास स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। क्यों हम इधर टाइम बिगाड़े? राइट? वोल्टास से ये पूरी हिस्ट्री हमने रखी। अगर ये करेक्शन आता नहीं तो हमारे पास क्वांटिटी कैसे इकट्ठे होती? अभी भी क्या है दोस्तों, हमेशा शेयर इकट्ठा करने का यही राइट टाइम होता है। जिसने ये टाइम खो दिया ना, मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि ये क्या होगा पता है? कुछ समय बाद, लेट मी ड्रॉ एडवांस चार्ट हियर। अभी आराम कर रहा है ना, करने दो थोड़े समय, क्वांटिटी बढ़ाओ। इसकी आदत है। इधर कितनी रैली हुई? 300 से 1500, 1400, 4 गुना। इसको 4 गुना जाना है वापस। अभी मैं कब लूंगा? जब ये 4 गुने की रैली करेगा तब पीछे दौड़ूंगा क्या? ऐसे समय पे इकट्ठा करो, क्योंकि ये जो ट्रेडर होते हैं वो लोग इधर लेने को आते हैं, उनसे पहले माल ले लो। बराबर है? सेम वोल्टास को किससे कंपेयर करें? ब्लू स्टार। ब्लू स्टार फिर भी अच्छी कंपनी है, राइट? पर सेकंड रोल की कंपनी है। ये सेक्टर में भी कई दूसरी कंपनियां, देखो ये ब्लू स्टार। राइट? देखो कितना फर्क दिखता है। ये 2007 में वोल्टास भी गिरा, ब्लू स्टार भी गिरा।
गिरा था नहीं यहाँ पे, कितने समय तक मंदी रही थी। 2007 की गिरावट 2015 तक चली। पर ये समय पे अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है तो हमारी डिविडेंड कंटिन्यू रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। वीक कंपनी होती है तो अपने को कोई कमाई ही नहीं रहती। फिर जब अच्छा समय आया, वापस ऐसी बिकने लगे, कितना रैली किया ये भाव से, राइट, 7 गुना। सेम चीज यहां पे देखो, ब्लू स्टार ने भी 2007 के बाद 2017 में देखो लेट ब्रेकआउट दिया। तो लीडर कौन है? वोल्टास है कि ब्लू स्टार है? 2017 में ब्रेकआउट दिया, गुड, ग्रेट। सब ट्रेडरों के यहाँ पे टिप्स आनी चालू हो गई होगी, ब्लू स्टार उठाओ, तगड़ा कमाई करके देगा। पर ब्लू स्टार कैसे चल रहा था उसके बाद देखो, वो ये है ट्रेडर रिपोर्ट्स, वापस गिर के चला। ये कोविड आया, ये जब जब आराम कर रहा था 2007 के लेवल पे आराम कर रहा था कि नहीं दोस्तों? तो मतलब कोविड में जो लोग 2007 से लेके बैठे होंगे 2020 में सेम प्राइस, राइट। यहां पे क्या हुआ वोल्टास में, क्या कोविड का फॉल इसको 2007 के लेवल पे लाया दोस्तों? हरगिज नहीं, 2015 के लेवल पे लाया। ये फर्क पड़ता है दोस्तों, इससे अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न बढ़ते हैं। बढ़ेंगे कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? ऐसी कंपनी में भी आप कमाओगे। देखो जिसके पास ब्लू स्टार होगा वो भी ये कहेगा पीयूष भाई मेरे पास ब्लू स्टार है, मैं तो अच्छी कमाई कर रहा हूं। आप अच्छी कमाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने आप को वोल्टास से कंपेयर करना चाहिए। वोल्टास होता तो कैसी कमाई होती? तुम्हारा नसीब अच्छा है ऐसी बिक रहे इंडिया में। अपने पास जो कंपनी हो उससे ज्यादा कोई कंपनी नहीं चलनी चाहिए वो सेक्टर में, स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए कंपनी अपनी, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं ब्लू स्टार वही भाव पे है, 2007 के ब्रेकआउट से 500 का 1000 डबल हुआ। अगर आप वोल्टास को देखो तो किधर है? डबल है क्या? 5 टाइम्स, राइट। अभी ये समझो आप, ये तो मैंने इतिहास बताया। अब यहां पे मुझे प्रेडिक्ट करना है 2030, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं? हाँ, कोई मुश्किल है, ऐसे ही रहेगा, राइट। मैं 100% 2030 में वोल्टास को ये छोटा चार्ट करके प्रेडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने फंडामेंटली किया है, मेरे को पता है धंधे कैसे बढ़ने वाले। और ब्लू स्टार में मैं क्या देखूंगा? हाई वोलेटिलिटी, गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा, चलेगा तो ये मरेले की तरह चलेगा, वापस गिरावट, राइट। तो कभी शेयर चलता है खुश मत हो जाओ, गिरता है टेंशन में मत आओ, कम से कम आपकी कंपनियां दूसरी कंपनियों को आउट परफॉर्म कर रही है, राइट। फ्रॉम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, दिस इज जुबिलेंट फूड, बरसों पुराना, जब से आईपीओ आया था तब से हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन था। पर ये रैली के बाद कितना लंबा आराम किया, दिस इज व्हाट सपोर्ट रेजिस्टेंस। अरे कोई भी कंपनी निकालो, आराम करे बगैर चल ही नहीं सकती। ये टाइम पे कंपनी ने आराम किया तो उनको बड़ा मौका मिला और ज्यादा माल इकट्ठा करने का, फिर रैली, फिर आराम। ये कोविड वाला टाइम था दोस्तों, कोविड, सोचो रेस्टोरेंट ही बंद थी, कोविड वाले में अगर 200 पे लिया ये दोस्तों सीधा 1000 पहुंचा। अभी करेक्शन में है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? बेच दे क्या सब माल? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, सेल, क्योंकि चलता नहीं है तो लोगों को दुख होता है, राइट। इसे कंपेयर कर सकते हैं हम, इसी के साथ कंपनी आई थी, सेम साल में उनका आईपीओ आया था दोस्तों, सेम साल, कोई डिफरेंस नहीं था उनका। कॉफी डे एंटरप्राइज का आईपीओ इन्हीं के साथ आया था। ये दोनों में क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? क्यों? आराम के बाद ये क्या करता है? फॉल। अब ये भी रिकवरी में है, पर ये रिकवरी कितनी लंबी टिकेगी ये समझना है दोस्तों हम सब, राइट। और एक कंपनी थी यही जमाने में दोस्तों, लेट मी शो यू। मेन लाइन चाइना का नाम क्या है? मेन लाइन चाइना वाली स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, क्या बढ़िया कंपनी है ना। यहां से यहां तक आ गई, कितनी बढ़िया रैली की दोस्तों। ये 2013 का टाइम है, आईपीओ का प्राइस है दोस्तों अभी भी। तो 9 साल हो गए, 9 साल में क्या कमाई हुई? दूसरा मैं बता दूं दोस्तों, काफी अरसा इनका लॉस में बीता है, तो ये 9 साल में मुश्किल से 1-2 साल डिविडेंड आया हो। यू कंपेयर इट विद दिस कंपनी, 2013 यानी यही टाइम है, राइट। ये भी नहीं चल रहा था, जुबिलेंट भी आप देख सकते हो लंबे आराम मोड में रहा 2013 के बाद, राइट। पर इसने ब्रेकआउट 2018 में दे दिया। ये 2018 वाला ब्रेकआउट स्पेशलिटी में कब आने चल लगा है? 2023 में, अभी दिया नहीं है पर देगा। पर ये ब्रेकआउट फेक रहेंगे कि क्लियर रहेंगे? हाउ वी शुड बाय द कंपनीज,
राइट। ब्रेकआउट के बाद अगेन ये 100 वाला तो 10 गुना और हो गया। दूसरा मैं बता दूं, जहां पे इन्वेस्ट किया था उसका 40% जितना तो डिविडेंड दे रहे हैं ये लोग अभी। तो नहीं चलता तो भी कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि अगर एफडी में रखते तो 6-6% मिलता है, यहाँ तो 40-40% डिविडेंड आ रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। इधर कुछ डिविडेंड नहीं आ रहा है। कितना बड़ा नुकसान समझो आप लोग। दो नुकसान होते हैं, एक तो चलते नहीं है, दूसरे डिविडेंड नहीं आते, डबल नुकसान। हमको तो दोनों मिलना चाहिए, डिविडेंड भी इन्वेस्ट किया हुआ आ जाना चाहिए बाहर, राइट, और चलनी चाहिए कंपनी, या ऑलराइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों कंपेयर करो, और हर एक जगह पे क्या आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने जो बताया टोटल टॉप क्वालिटी कंपनी में चार्ट रखने का आप लोगों ने रखे थे? जिसने भी आप में से चार्ट पे काम किया हुआ, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। थोड़ा हम आपका सेक्टर चेक कर लेंगे, राइट, ताकि थोड़ी आइडिया रहे कि चलो सब कैसा चल रहा है, राइट। यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस किसका है ये? चार्ट यहाँ पे तो नहीं किए हुए, राइट। चार्ट लेकिन ऐसे ही क्लियर होने चाहिए जैसे अभी हमने देखे। दिस इज एचडीएफसी, गो एनी क्वालिटी कंपनी, एक नहीं कह रहा हूं। और कौन सी कंपनी ऐसी है जो गिरी नहीं है वो बताओ मेरे को। जब गिरावट आती है सबके नंबर लगते हैं, पर अच्छी कंपनियां चलती पहले है, ये याद रखना दोस्तों। लीडर कंपनीज पहले चलती है, लंबा चलती है, लेट टूटती है। जो बुरी कंपनियां होती है वो टूटती पहले, क्योंकि जैसे ही समाचार आएंगे कि धंधे बिगड़ रहे, प्रॉफिट बिगड़ रहे, वो कंपनियों के इन्वेस्टर डरे हुए होते पहले से कि अभी इस बार गिरे तो गई भैंस पानी में, क्योंकि उनको पता है पहले भी जब गिरा हुआ है तो कैसे होता है। देखो एचडीएफसी को किससे कंपेयर कर सकते हैं? यस प्लीज। और कौन सी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है बड़े, सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज? एक तो एलआईसी है, वो भी बड़ी कंपनी है ना, बढ़िया कंपनी। देखो एलआईसी भी जब से पैदा हुई उसने कभी भी लॉस नहीं किया है, राइट। विमल भाई देखो मुथूट फाइनेंस को नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि मुथूट फाइनेंस जो है वो गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है, तो उनके और इनके थोड़े फंडामेंटल अलग। मकान की बिक्री पे डिपेंड होने वाली कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस में है, कैनफिन, पंजाब, पीएनबी। सही बात है विनोद भाई की, राइट। तो देखो पहले इसको एलआईसी से कंपेयर करना चाहिए, जस्ट चेक इट। दिस इज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। देखो ये भी एक जमाने में जबरदस्त चलती थी ना। तो उस समय एलआईसी पे ऐसा लगता था ये तो जबरदस्त कंपनी है, ये जिसने लिया माला माल हो गया, किया ना रैली। पर ध्यान रखो जब आराम का टाइम आता है, राइट, तब एचडीएफसी कितना कम आराम करती है, और ये कैसा आराम करते हैं? जब 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 आराम होता है, ये 2014 है ना, यानी ये वाला टाइम, तब एचडीएफसी कम आराम करती है, राइट। और जब गिरावट आई तो कैसी आई? कितना टूटा ये? 800 वाला 150 रुपया, आधे का आधा। और ये जब ये गिरा 3000 से 2000, क्या ये आधा हुआ? हमेशा लीडर कंपनियां कम गिरती है पहले चलती है। अभी हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी देखो आरबीआई का जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मैंने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में रिटेल फाइनेंस जितना ग्रोथ नहीं है। रिटेल फाइनेंस जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर रही है ओवरऑल फाइनेंस, राइट। तो ये भी चलेगा, अच्छा रहेगा, पर पहले कौन चलेंगे? रिटेल फाइनेंस वाले, है ना। यहाँ पे मैं उम्मीद रखूंगा, अगर मेरे को यहाँ एचडीएफसी का चार्ट, एडवांस चार्ट ड्रॉ करना है, जरूर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। वैसे ये कंपनी तो अभी निकल जाएगी, राइट, लेकिन फिर भी ये कंपनी रेंज बाउंड मोड में है, नो नीड टू वरी ऐड करने की। ये रेंज बाउंड नहीं, ये जबरदस्त गिरी, राइट। अब ये भी रिकवर होगी जब एचडीएफसी बैंक 100% मतलब पुराने हाई पे आ जाएगा, तब तक हो सकता है ये आधे पे आए। जब एलआईसी लाइफ टाइम हाई पे आएगी, ब्रेकआउट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पहले ये पुराने हाई पे तो आए, क्योंकि कितने लोग 5 साल से फंसे हुए, वो भी बेचने को आएंगे इधर, राइट। मुझे बताओ दोस्तों, इफ यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड एडवांस चार्ट, जब एलआईसी लाइफ टाइम हाई पे आएगी तब एचडीएफसी अगर ये लिस्टेड रही तो ये किधर होगी दोस्तों? कैन यू प्रेडिक्ट इट? क्या आपको लगता है अभी भी कि एलआईसी और एचडीएफसी दोनों साथ में लाइफ टाइम हाई पे आएंगे? हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको निफ्टी और डाउ जोन्स बताया, वैसा है ये निफ्टी है और एलआईसी होगी अच्छी, और ये डाउ जोन्स है अंडर परफॉर्मर फ्रॉम निफ्टी। जब एलआईसी 800 पे आएगी दोस्तों, एचडीएफसी 4000 पे होगी। दैट इज द रीजन ओनली स्टे विद लीडिंग कंपनीज। सेकंड हरोल की कंपनियां बुरी नहीं है,
इसने भी कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया है, LIC ने भी, पर ये परफॉर्म दोस्तों HDFC जैसा नहीं कर सकती, राइट। और कोई कंपनियां है ना, ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बढ़िया कंपनी, बहुत लोगों को इसमें भी इंटरेस्ट है। इनफैक्ट जब मैं लोगों को बताता था अगर आपके पास इंडिया बुल है, बुरी नहीं है अच्छी है चलो, पर HDFC जैसी नहीं है, पहली प्रायोरिटी इसी की रखो, पर उनको लगता है नहीं नहीं, मेरे को तो क्या है ना कि इंडिया बुल ने बहुत कमा के दिया है। तो ये कमा के दिया है ये मत सोचो इंडिया बुल ने, जब तक उन लोगों ने ये चार्ट देखा था दोस्तों, फाइनेंस की गिरावट नहीं देखी थी, तब तक हाल ये ऐसा था। ये 2017 का मैं टाइम बता दूं दोस्तों, आई वॉज इन कोलकाता, कोलकाता में हमारा वर्कशॉप चल रहा था जब ये फाइनेंस में जबरदस्त मुश्किल वाला दौर आया, 2017 दिस टाइम, राइट। तो अचानक फाइनेंस दुनिया भर में प्रॉब्लम आ गए, तो जब दुनिया भर में प्रॉब्लम आते हैं तो उसकी इफेक्ट इंडिया में भी आती है, राइट। हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों को फाइनेंस भी महंगा मिलने लगा, महंगा मिलने लगा। इन्होंने ऑलरेडी हाउसिंग फाइनेंस को अगर ये लोग लोन दे तो अच्छी बात है, पर ये सारी कंपनी क्या करती है पता है, कुछ कुछ पैसा कॉर्पोरेट को भी लोन दे देते, अच्छा ब्याज मिलेगा ना, राइट। तो इंडिया बुल वहीं पे फंसी दोस्तों, कुछ कॉर्पोरेट्स में पैसे डूबे, तो यहां पे फॉल आया जबरदस्त। अब ये पहला फॉल शुरुआत का, तब HDFC भी यही समय पे करेक्शन में थी, थी ना। मैंने उस समय उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा था, उन्होंने कहा भाई आने दो बुरा समय, हम अच्छे समय में इतना अच्छा पैसा संभाल के रखे हुए हैं कि बुरे समय पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। क्योंकि हमने फंड हमारा बर्बाद नहीं किया था वो टाइम पे। दूसरा, भले हमें कम मिले पर हमने प्रॉपर हाउसिंग फाइनेंस पे ज्यादा फोकस किया था, वो ज्यादा इंटरेस्ट मिले तो कॉर्पोरेट पे लोन, तो ऐसा नहीं चला अपना चक्कर। तो हुआ क्या, HDFC निकल गया इसमें से, निकला ना। देखो गिरावट तो यहाँ पे भी आई थी, हर जगह आएगी। इनका नंबर कब लगा, ये था इनका हाई, फिर क्या हुआ, जब HDFC चल रहा था तब ये आराम कर रहा था, राइट। फिर जब HDFC में गिरावट वापस थोड़ी बहुत आई, ये थोड़ा आराम करने लगा, उस समय ये धड़ाम से और नीचे। आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के चार्ट ट्रैक करो, आपको कुछ ऐसे चार्ट मिलेंगे। अभी भी काफी लोगों को होता है कि बहुत टूटी हुई है तो क्यों ना हम ये बाई करें, करो कोई बात नहीं, ये भी रिकवर होगी, कल अच्छा समय आएगा रिकवर होगी ना। पर अगर इसकी ताकत 300 आने की है तो इसकी ताकत किधर जाने की है, ये अगर 1400 आएगी तब तक ये सब कंपनियां किधर जाएगी। कभी कोई एक कंपनी नहीं चलती है, सेक्टर चलता है, सेक्टर बिगड़ता है सबकी हालत टाइट होती है। ऑलराइट दोस्तों, तो यू शुड चेक, कभी पूरे जगह पे जाने का ही नहीं कि अपन फंसे, बुरी आदत लगाने की ही नहीं, नहीं एक बार चख लेते हैं, फिर क्या होता है पता है ना, कभी कभी तो ये कभी कभी भी शेयर ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, फिर लोग एवरेजिंग करते रहते हैं, राइट। मैं भी कहता हूं एवरेजिंग करो, पर ऐसी कंपनियों में थोड़ी ना करने का। ये हम HDFC कोई भी कंपनी में जब गिरावट में हम माल लेने का कहते हैं, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो एवरेजिंग। ये कोविड में भी हमने बताया था कि नहीं कि लेने का HDFC, राइट। दिस वॉज एवरेजिंग, अच्छी कंपनियों में करना चाहिए जब जब नहीं चल रहा है। देखो अभी भी हाउसिंग फाइनेंस के हाल इतने तो अच्छे हैं नहीं, अभी भी आपका HDFC करेक्शन में ही है, तो क्या करने का, डेफिनेटली ऐड कर सकते, पर ये सब कंपनियां थोड़ी ना ऐड करनी, राइट। गो विद एनी सेक्टर, ऑलवेज स्टे विद स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ऑलराइट। सो मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों आप लोग जो भी टॉप क्वालिटी कंपनियां हैं, टॉप क्वालिटी कंपनीज में हर एक कंपनी का चार्ट देख लेने का, राइट। हर एक कंपनी का चार्ट देखो और ऑलवेज एडवांस प्रेडिक्ट करो। आपने, हम लोग जो चार्ट देते हैं दोस्तों, जब भी मैं रिजल्ट अपडेट करता हूं, मैं आपको चार्ट देता हूं कि नहीं, तो मैं एडवांस प्रेडिक्ट करके देता हूं कि नहीं आपको, कि अभी ये इधर चल रहा है, ये इधर टारगेट रखो, क्यों, ये तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन है। ये सबके आप 10-10 साल के प्रेडिक्शन निकालो, कोई कंपनी 10 गुना से कम नहीं बढ़ने वाली है, राइट। सो प्रयास करो, प्रेडिक्शन के प्रयास करो, प्रेडिक्शन के जितने प्रयास करोगे उतना लर्निंग ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कल आप अपने खुद के प्रेडिक्शन देखने वाले हो। मैं क्यों कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, क्योंकि हमने भी 10 साल पहले प्रेडिक्ट किया, हमने भी कई कंपनियों में धोखा खाया, तब जाके ये सब लेसन मिलते हैं और आज हम आपको कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। आज अभी अगर आप प्रेडिक्ट करोगे ये सब सीखने के बाद, मैं श्योरिटी से कह सकता हूं 2030 में आपके ज्यादातर प्रेडिक्शन सही होंगे, ऑलराइट। क्या कहना चाहते हैं शैलेश भाई, यस प्लीज। सर मुझे ये जो
ये जो चार्ट है वो कॉपी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। अच्छा, अरे हाँ, मेरे ख्याल से अल्पेश भाई ने भी प्रसाद से यही क्वेरी की थी, है ना? ये क्या है, देखो आप इधर से कॉपी कर रहे हो क्या, ये जगह से? एक मिनट, हाँ, जी यहाँ से कर रहे हो, ये जो कैमरा है वहां से? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने वहां से किया, उसके ओके, बाद विंडोज स्प्लिसिंग से भी किया, तो हाँ, उसमें कुछ नहीं आया मेरा। अच्छा, एक मिनट, देखो मैं कैसे करता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसके लिए मेरे को स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, और पूरा विंडो मैं भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, राइट? ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी मैं ये डबल स्प्लिट अभी निकाल देता हूँ, सिंगल स्प्लिट में आ गया, और मेरे को ये एचडीएफसी का चार्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये स्निपिंग टूल रखा हुआ है, राइट? स्निपिंग टूल, ये ओपन हुआ, न्यू, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं, हो गया सर, हो गया ना? अभी देखो, सर। मेरे को कॉपी करके जिधर रखना है या मेरे को सेव करना है, मैं कुछ भी कर पाऊंगा, राइट? क्या प्रॉब्लम आया सर आपके? नहीं, मैं ये स्प्लिसिंग टूल कौन सा लिया सर आपने? स्निपिंग टूल, ये आपके विंडोज में ऑलरेडी होगा सर। हाँ, तो जैसे मैं जैसे यूज किया, मैंने विंडोज शिफ्ट एस करके मैंने स्पेसिंग किया। अच्छा, शिफ्ट एस, शिफ्ट नहीं, विंडोज का जो आइकन है ना सर, हाँ विंडोज का हाँ, आइकन वो शिफ्ट और एस। ओके, विंडोज का आइकॉन शिफ्ट और एस, हाँ, तो ये वही स्निपिंग टूल आया सर। अभी यहां से ही जैसे देखो, ये मैंने कॉपी किया, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैंने ये भी लिया है और हाँ कॉपी किया, फिर मैं जैसे ही मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ हाँ, और वापस वो शीट पे रिविजिट करता हूँ, तो उसमें से ये अंदर का इमेज चला जाता है, सिर्फ बॉर्डर रहता है। अच्छा, एक बार अभी मैंने किया, ऐसे करके देखो ना, डायरेक्टली ये विंडो में से स्निपिंग टूल निकालो, राइट? जी जैसे मैंने स्निपिंग टूल निकाला, जी इसको ओपन किया, अब देखो यहाँ पे ये आ गई ना छोटी विंडो, जी जी इन्होंने लिखा हुआ है विंडो शिफ्ट और एस करो, राइट? पर अभी मैंने किया तो हुआ नहीं, राइट? ओके देखो, जैसे आपने बताया कि विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करो, फिर मैंने वो कॉपी भी किया, पर वो हुआ नहीं। जी पर ऐसे हो रहा है, ये जो स्निपिंग टूल निकला, अभी जैसे मैंने ये लिया, राइट? अभी देखो ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉपी आ हुआ रहा होगा, है। जी जी है ना? देखो, ये मैंने कॉपी किया है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे ये मेरे कोई भी, ये मैंने देखो सब सेव करके रखे हुए। अभी मैंने मंथली ओके चार्ट आप लोगों को दिया, मैंने सेव करके रखा हुआ है। मैंने एक मेरे में डेली यूटिलिटी नाम का विंडो बनाया हुआ है, मैं हर चीज यहाँ पे रखता हूँ, राइट? ये निफ्टी फेयर वैल्यू, शांघाई, डाउ जोन्स, बिटकॉइन, निफ्टी आईटी, जो चाहिए जी सब मैंने यहाँ पे डाला हुआ जी सर। है। अब आपने जैसे बताया, वैसे एक बार और मैं ट्राई करके देखता हूँ, वैसे इन्होंने बोला है तो होना चाहिए, राइट ना? एक मिनट, विंडो शिफ्ट और एस, राइट, ये आ गया, और ये कॉपी भी हुआ। अच्छा, नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है लगता है उसमें, राइट सर? तो ये ऐसे ही करना, अच्छा सर, ये डायरेक्टली जाके। नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये स्वीपिंग टूल से आ रहा है, ठीक है, हाँ, कॉपी भी हो रहा है, फिर मैं ओके, गूगल शीट पे पेस्ट भी कर रहा हूँ, ओके, ठीक अच्छा, है, और फिर, वहाँ उस टाइम पे दिख भी रहा है, हाँ हाँ लेकिन जैसे ही मैं दूसरी शीट पे काम करने लगता हूँ, हाँ, तो वो भी हो रहा है, लेकिन वापस मैं सेम शीट वापस रिविजिट करता हूँ, तो उसमें बीच का कंटेंट गायब हो जाता है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। जस्ट अ मिनट, कुछ कैसे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे, आप सर अपनी मेथड से कीजिए ना सर। हाँ, मैं एक बार करता हूँ, जैसे यहाँ पे जी लाइफ इंश्योरेंस में कितने काम किया हुआ है, राइट? अब हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस पूरा करेक्शन मोड में है। ये मैंने एचडीएफसी लाइफ पे गया, काट लिया, राइट? इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जी ओके, स्निपिंग टूल, और ये मैंने एचडीएफसी ले लिया, राइट? अब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, और गया एचडीएफसी में, यहाँ पे रख दिया, राइट? अब आप क्या कह रहे हो, ऐसा करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रहा है? उसके बाद आप किसी और शीट पे चले जाइए सर, किसी और शीट पे, और अच्छा, लेकिन इसको छोड़ के मत जाओ अभी, इसको पहले एडजस्ट कर लो, राइट? अच्छा इसको ओके एक जगह पे रख दो, जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी इसको थोड़ा प्रॉपर बना के, एक मिनट, अब देखो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, अभी ये हाईलाइटेड है, जी तो हो सकता है ये किधर चला जाए, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये यहाँ पे सेट हो गया। ओके सर अब मैं जैसे ओके बैटरी में आ गया और वापस लाइफ इंश्योरेंस में आऊंगा, तो ये रहेगा ऐसे कैसे, अच्छा राइट? और आप इसको छोड़ के जाओगे, जैसे ये अभी सिलेक्टेड है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि ये कहीं ऊपर नीचे आ जाता है, तो इसको एक जगह पे रखने का,
राइट, करके देखना एक बार ट्राई, नहीं हुआ तो देखते हैं। अशोक भाई मेरे को लगता है कुछ इनपुट देना चाहते हैं। हाँ अशोक भाई कहिए ना। हाँ सर, इसमें इसको बोलो कि ये अगर गूगल शीट में डायरेक्ट करते हैं और हाँ। ऐसा होता है ना, तो पहले ये स्निपिंग टूल से यूज करके पहले एमएस ऑफिस मतलब एक्सेल की फाइल में से करे, और हाँ। उसके बाद वहां से कॉपी करेगा ना तो आ जाएगा, तो नहीं तो जाएगा। फिर वो तो जफा हो जाएगी ना अशोक भाई, नहीं वो नहीं एक्सेल में भी करे नहीं नहीं और सर, इधर भी वहीं करे। मतलब वो उसको ओपन करके सिर्फ वहीं से उठाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, इसका फॉर्मेट ऐसा हो जाता है ना, तो हम अगर दूसरी सीट में जाते हैं तो ये चार्ट गुम हो जाता है, फिर नहीं नहीं ऐसा ढूंढना नहीं होना पड़ता है। चाहिए अशोक भाई, देखो मैं तो रोज करता हूँ ये और बरसों से हाँ कर रहा हूँ, सर और करते मैंने हैं, मैं कभी भी। ये प्रॉब्लम नहीं फेस किया। लेकिन इसमें क्या होता है कि शायद उसकी डेटा अपडेट नहीं होता है, वो ऐसा भी कुछ हो तो ऐसा होता है, मुझे ये लगता भी है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं ये जब तो अभी लैपटॉप में कर मतलब रहा हूँ, और मैं मतलब पहले क्या जब ये करता था, होता पहले है ना मेरा लैपटॉप ऐसा, नहीं था अशोक भाई। होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे को होता है तो मैं ये करता हूँ तो मेरा रह जाता है, मतलब पर वो अपनी इसलिए। एक प्रोसेस हुई, फिर एक्सेल में भी करना पड़ेगा बराबर ना, बल्कि मैं हाँ सारा काम स्प्रेडशीट में कर रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन हाँ हाँ देखो ये होता है, अभी जो मैंने बताया, मान लो कि ये सिलेक्टेड रह गई और मैंने हाँ इसको एडजस्ट नहीं किया ना, फिर क्या हाँ होता है पता है, अब मैं बैटरी में आया, अब मैं इधर हाँ आता हूँ, ये कहीं और होती है, मतलब इधर कहीं हाँ पे जहाँ पे पड़ी होगी, जहाँ मेरे को मेरा ध्यान ही हाँ, नहीं है, वो तो हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो पक्का है। तो इसको सेट करके ही जाने एक जगह पे, तो नहीं होगा बराबर। अब प्रयास करो शैलेश भाई, हो जाना जी चाहिए। सर, जी सर, Right? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ ये प्रॉब्लम खास एक्सेल में भी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्प्रेडशीट में, मान लो कि एक्सेल सीट में मैं करता हूँ और यहाँ पे मैंने कहीं रख दिया, फिर मैंने एक्सेल बंद कर दी, मैं ओपन करूंगा ना तो ये हो सकता है कहीं और हो, और इसको मैंने रखा हुआ है। और हमेशा कोई भी एक्सेल सीट जब बंद करो तो कंट्रोल होम में आने के बाद बंद करो। देखो जैसे यहाँ चार्ट रख दिया मैंने, मैं कंट्रोल होम कर दूंगा, कंट्रोल होम, तो मैं, मेरा अभी कर्सर किधर आ गया, आपको दिख रहा होगा, इधर आ गया, जस्ट जी पहले सेल में। जी जी कभी भी कोई भी एक्सेल सीट पहले सेल में आए बगैर बंद नहीं करने, नहीं तो क्या होगा, भी मान लो कि मैं कहीं पे भी हूं और मैंने जस्ट में मैं ये ड्राइंग हटा देता हूं, मैंने इसको कहीं पे यहाँ पे हूं और इसको बंद कर दी, फिर जो खोलने वाला एक्सेल सीट खोलेगा ना, मैंने जैसे शैलेश भाई को या अशोक भाई को एक्सेल सीट भेजी, तो ये मेरा कर्सर इधर कहीं पड़ा होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो यहीं से पढ़ना चालू करेंगे। हमेशा लोगों को होम पे रीडायरेक्ट करो, यहाँ पे ओके सर, राइट, फिर करेंगे तो उनको पूरी विजिबिलिटी होगी। ओके ओके सर, ओके, ओके सर। चलिए थैंक यू, और अशोक भाई थैंक यू आपको भी इनपुट देने के लिए। मैं वापस भी अपनी वही पुरानी स्प्रेडशीट पे आ जाता हूँ, या तो अभी मैं यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। आप लोग अभी क्या कीजिएगा, हर एक सेक्टर में ऐसे ही लीडर लैगर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल साथ में, अभी जो भी आईपीओ आए नए, वो आईपीओ को भी प्रेडिक्ट करो, राइट, कैसे क्या उनके धंधे बढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट बढ़ने वाले, आपको कोई अच्छी कंपनी नहीं आईपीओ में मिलती है। जैसे अभी एक आईपीओ आया था कुछ समय पहले, मैप माई इंडिया, है ना, मैप माई या सी इन्फो, राइट, हमने कहा हुआ इसको ट्रैक करो, राइट। अभी इनके इस साल भी धंधे कैसे आए हैं, सेल्स इनके एवरेज ही आए हुए हैं, पर इनका सेक्टर ऐसा है जहां पे हमको उम्मीद है कि ये सेक्टर में सेल्स अच्छे आएंगे। मेरे को उम्मीद है कि अभी ये घूमने तो आराम जोन में, इकट्ठा करो ये टाइम पे, राइट। हम यहाँ से तगड़ी रैली देखेंगे। जब अभी कुछ समय पहले जब मान्यावर का आईपीओ आया था, मान्यावर भी ऐसा नहीं है कि ये पूरा आईपीओ के बाद से ही चल रहा है, राइट। देखो ये मान्यावर आईपीओ के बाद ये डिस्काउंट में आ गया, राइट। हमने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहा था कि ये जो कंपनी है 100% फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर में दूसरी कंपनी है पेज, हमारी पहली प्रायोरिटी पेज इंडस्ट्री पे है, गारमेंट, और सब लोग एसआईपी नहीं कर सकते पेज में, क्योंकि पेज की एसआईपी के लिए 50,000 चाहिए। देखो मैं इंडिविजुअली, हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, जहां पे हम फंड मैनेज करते हैं, जिनका भी 50 लाख से ज्यादा फंड होता है ना, हम उसमें पेज ही रखते हैं, मान्यवर नहीं रखते वहां पे, क्योंकि 50 लाख में हम पेज ले पाएंगे कुछ। अगर किसी के मान लो 10-20 लाख रुपए है, उसमें अगर मैं पेज लेने जाऊंगा तो आप पेज को बार बार ले नहीं पाओगे। अगर कम फंड है तो वहां पे मान्यवर लेना चाहिए, क्योंकि मान्यवर भी बड़ी सेक्टर है। इनफैक्ट मान्यवर में टाइटन वाली भी एक खूबी है, टाइटन वाली कौन सी वाली, कोई बता सकता है टाइटन की और मान्यवर की कौन सी एक, दोनों की समानता है, भले दोनों का सेक्टर दूसरा है, दोनों एक ही चीज पे डिपेंड है, क्या बताओ एनीबॉडी, क्या समानता है? मुकेश भाई सीजनल नहीं, सीजनल नहीं बोलेंगे, सीजनल नहीं,
विनोद भाई ने पक्का लिखा, देखो मैरिज रिलेटेड प्रोडक्ट, मैरिज रिलेटेड आपको ध्यान हो तो हमने कोविड जब खत्म हुआ तब से हम कह रहे कि बेचारे 2-2 साल से बहुत से लोग बैठे हुए जिनकी शादियां नहीं हुई, होने वाली थी बेचारों की, पोस्टपोन हो गई थी। तो भी आपको क्या लगता है 2 साल बाद अभी कितनी शादियां होगी इस बार? तब वो सब लोगों की जो अटकी हुई थी वो होगी, और जिनकी आने वाली थी उनकी तो होगी। तो 2-2 करोड़ शादियां हर साल होने वाली है। वैसे 10 साल में 10 करोड़ शादियों की उम्मीद है। तो अगर 10 करोड़ शादियां होती है तो मान्यवर जैसे कंपनियां, टाइटन, ये शादी यानी एक बड़ा सेक्टर हो गया इंडिया का। बहुत कितना पैसा लोग खर्चते, 10-10 लाख खर्चते कि नहीं शादियों में? 10 तो मैं कम बता रहा हूँ आजकल। तो ये बड़ा सेक्टर है, इमोशन के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है। फोकस करो। तो सी नाउ हमने इसको एडवांस में प्रेडिक्ट किया था, क्यों? शादियों को ध्यान में रख के चलता जा रहा है। अभी इसको दो सपोर्ट मिल रहे, कॉटन का भी सपोर्ट है क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, भाव डाउन है, तो मतलब इनके रॉ मटेरियल कम हो जाएंगे, राइट? नाउ यू कैन कंपेयर इट विद पेज इंडस्ट्री, सेम सेक्टर। देखो ये भी लाइफ टाइम नहीं लगा रहा है ना। मान्यवर और पेज को कोई मंदी का प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं। कोविड के समय पे भी वी हैव रिकमेंडेड स्ट्रांगली बाय करो, क्या हुआ? इसने ब्रेकआउट दे दिया। बढ़िया रैली मिलनी चाहिए दोस्तों, राइट? सेम थिंग टाइटन, मैरिज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बोलो निफ्टी ने भी 100% रिकवरी नहीं दी। डाउ जोन्स बेचारा इधर चल रहा है और टाइटन इधर चल रहा है, यहीं पे चल रहा है ना। मतलब समझ लो, एडवांस प्रेडिक्ट करो इसको, एडवांस। जब मुझे बताओ, जब निफ्टी यहाँ पे आएगी टाइटन किधर होगा? टाइटन निफ्टी को एडवांस में ब्रेकआउट देके आगे निकल जाएगा, राइट? तो हमेशा थोड़ा कोई जगह से डिस्टर्बेंस आ रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने म्यूट कर दिया है। हमेशा कंपनी को इंडिविजुअली मत देखो, अपॉर्चुनिटीज देखो कंपनियों के अंदर। कंपनीज को मेन इंडेक्स से कंपेयर करो, निफ्टी से कंपेयर करो, फिर उसको अपने सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के साथ कंपेयर करो, राइट? और जब जब ऐसे मौके मिलते हैं ना, दिस इज द लॉटरी, अपॉर्चुनिटी है ये सब। हमने इधर लॉटरी बताई थी, इधर बताई थी, वेनेवर। अब ये नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, राइट? वो वाली कंपनी लेंगे जो टाइटन बनने वाली है। वो टाइटन बनने वाली है, ये टाइटन है, राइट? सो गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज एंड व्हेनेवर यू सी दिस टाइप ऑफ करेक्शन, टेक बेनिफिट। क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों में करेक्शन के बाद वापस तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन, आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी, राइट? कुछ समय बाद हम लोग जनरली कहते हैं 3 साल बहुत बुरा समय होता है नए इन्वेस्टर का, क्योंकि 3 साल में आपको कोई ना कोई करेक्शन भी देखना है और तेजी भी देखनी है। अब करेक्शन आया तो आपके शेयर टूटेंगे और आपका पोर्टफोलियो 30% 35% डाउन आ जाएगा, राइट? तो ये पहले 3 साल में ही होता है। फिर क्या होता है पता है? आपका शेयर ये एक रैली, दूसरी रैली, तीसरी रैली देख ली होती है, तो 3-1 साल बाद आप कभी भी लॉस में दोस्तों नहीं आते हो, पहली चीज। दूसरा, हर एक तेजी में आपका पोर्टफोलियो एक नई ऊंचाई पे जाता है। हर एक जगह से आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 30% डाउन आए, और अभी 3 गुना पैसे हो गए, 30% डाउन होता है, क्या फर्क पड़ता है? अगली रैली में 5 गुना पैसे, फिर 30% गिरने दो ना, इट्स ऑल राइट, राइट? आप रिटायर्ड हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर रिटायर हो तो नया माल नहीं ले सकते, कोई टेंशन नहीं है, राइट? डिविडेंड तो आ रहा है, एंजॉय योर डिविडेंड, राइट? और कोई चिंता मत करो, वापस रैली आएगी और आपको और यहां से और 2-3 गुना आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो एंजॉय द मार्केट, राइट फ्रेंड्स? हमने लास्ट वीक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड सीखा, पर ये सारी चीजें फंडामेंटल के साथ जुड़ी हुई थी। अब दोस्तों अगले हफ्ते हम ये सीखेंगे कि आपके जो ये शेयर गिरते हैं तो ये कितना गिरते हैं, ये सीखना है दोस्तों। मेरे को पहले ये नहीं पता चलता था कि शेयर तेजी, मेरे को इतना पता चल गया कि तेजी के बाद मंदी तो आती है, पर ये इतना गिरेगी, इतना गिरेगी, इतना गिरेगी, वो नहीं पता चलता। तो अलग अलग प्रकार के दोस्तों करेक्शन होते हैं। यहाँ पे एक अलग करेक्शन था टाइटन में, यहाँ पे दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। ये करेक्शन में ताकत नहीं है दोस्तों, ये वीक करेक्शन है। 100% ऐसे करेक्शन पे हम उम्मीद रख सकते हैं लोअर लेवल पे ज्यादा माल ले, यहां पे भी शेयर उठाए, राइट? तो अलग अलग प्रकार के जो करेक्शन होते हैं हम अगले हफ्ते सीखेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये करेक्शंस के कुछ अगर प्रकार पता चले
तो आपको कब एग्रेसिव होना है पता चलेगा दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगले हफ्ते भी, राइट। वैसे अगस्त बैच परसों हमने एक लाइव मीटिंग की थी, उनके वीडियो मेरे पेंडिंग रह गए, राइट, क्योंकि एक प्रसंग में हम लोग भी गए थे, मैं अभी जस्ट 7:45 को ही बड़ौदा वापस आया, राइट। तो कल मेरे को अगस्त बैच के भी वीडियो अपलोड करने और आप लोगों को भी करने, तो मैं ये 2 दिन में उम्मीद करूंगा आपके सारे वीडियोस अपलोड हो जाए। पहले कल अगस्त बैच के करेंगे और कल अगर टाइम परमिट करता है कल आपके भी वीडियो करेंगे, पर 2 दिन में उम्मीद रखो ये नए करेक्शंस के सारे वीडियो आपके अपलोड हो जाएंगे। इस बार दोस्तों मेहरबानी करके जो सीखो उसको ये क्वालिटी कंपनी में आप डालते रहें, तभी आपको लर्निंग ज्यादा मिलेगी दोस्तों, राइट। तो ये बार मैं असाइनमेंट भी देने वाला हूं, काइंडली डू द असाइनमेंट, क्योंकि अब हम धीमे धीमे और गहराई में जा रहे हैं चार्ट में। ओके दोस्तों, तो बढ़िया रहा, उम्मीद है सबका दशहरा अच्छा एंजॉय किया होगा कल आपने। एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू एंजॉय द मार्केट, सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी, हैप्पी दशहरा, धन्यवाद।